हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये चैप्टर बहुत छोटा था, नहीं मतलब कि 6 सेशन में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये 7वां सेशन है जिसमें हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नियरली हाउ मेनी क्वेश्चंस, लेट अस सी। द क्वेश्चंस आर नियरली एडिशनल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सो 25 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से हमने 23rd क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन ये कर दिए हैं। ये हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सॉल्व किया था, ठीक है। और बाकी सब क्वेश्चन मतलब कि आज हम टोटल 23 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें ऐसा लगेगा कि सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, तो मैं आपको वही फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। और जिसमें आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है, वहां पर मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसमें इंफॉर्मेशन है, ओनली इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली याद ही रखनी है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी बात, हालांकि ये जो है सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं पहली रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आपके पास एनसीईआरटी की अगर बुक है तो सारे क्वेश्चंस पहले अपने आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ये वीडियो मत देखिए, अपने आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप कर पाओगे खुद से, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। वरना ऐसे तो सब कुछ देख के सब हर कोई कर ही सकता है, जितना आप करोगे ना उतना तो आपको मतलब कि एग्जाम के टाइम पे भी उसको याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बार सिर्फ अगर आप देखोगे तो भी पता चल जाएगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सिर्फ देख के अगर किया तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि एग्जाम पे टाइम पे आपको फिर से पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। आपको क्या करना है, मैंने बोला है क्या करना है आपको, कि पहले अपनी ओर से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए जितने हो सके उतने, फिर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो एक आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये एग्जांपल कर दिए हैं, तो डायरेक्टली वो पार्ट आप इस वीडियो में से स्किप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो, तो जल्दी आपका ये वीडियो खत्म भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, और अगर आपने ये कर लिया है पॉज करके या फिर से मतलब कि वीडियो को बंद करके आपने कर लिया है, एग्जांपल्स ट्राई कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ वेक्टर नीड्स थ्री क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द थ्री इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वेंशनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए तीन जो जियोमैग्नेटिक एलिमेंट है वही ये तीन क्वांटिटी है। पहली क्वांटिटी कौन सी है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? डी के। ये अगर ट्रू नॉर्थ है जियोग्राफिक, ठीक है, और ये है वहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं वहां से, और ये है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। तो इनके बीच में जो एंगल है वो है डेक्लिनेशन। हम ऊपर से देख रहे हैं, ये बंदे का आपको सर दिख रहा है, ठीक है। और अगर साइड में से देखेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, जो वो ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 डिफ्लेक्ट करती है, तो वो डेक्लिनेशन। वह लेकिन वर्टिकल प्लेन में अगर ऐसे डिफ्लेक्ट करती है तो वो डीप हो गया, जिसको हम बोलते हैं दूसरा मैग्नेटिक डीप एंगल। मैग्नेटिक डीप एंगल जिसको हम बोलते हैं फाई। और तीसरी क्वांटिटी हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम जानते हैं BH के नाम से। अगर मैग्नेटिक डीप इतना है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये B है तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और BH इज इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो? B cos फाई, ठीक है। ओके, second question. The angle of dip at a location in southern India is about 18 degree. हमारे इंडिया में 18 डिग्री है। Would you expect the greater or smaller dip angle in Britain? तो बच्चों ग्रेटर, क्यों?
क्योंकि आप देखो, ये जो हमारी अर्थ है, इंडिया यहाँ पर है और ब्रिटेन कहीं यहाँ पर है, जो पोल के पास है। तो पोल के पास आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियरली उसके अंदर जाने की ट्राई करती है, ठीक है। पोल पे तो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर। ठीक है, समझ में आया? ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पढ़िए क्या दिया है। ठीक है, देखो जब भी मैं एक बात बोल दूं, जब भी मैं ऐसा इरेज करूँ ना, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और उस टाइम पे अगर आप दूसरा क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है? इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइन सीम्स टू बी गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट? तो आंसर क्या आएगा? कम आउट। क्या रीजन है? क्योंकि वो है सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन कौन सदर्न हेमिस्फीयर में है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक बात अच्छी तरीके से आपको पता होगी, देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। मैग्नेटिक लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, ये एग्जैक्टली पोल है इसीलिए एग्जैक्टली वर्टिकल, लेकिन ये पोल के साइड वाला है इसलिए थोड़ी सी टिल्ट, यहाँ पर और साइड वाला है इसलिए और टिल्ट होगी, और यहाँ पर तो 100% पैरेलल होके निकलेगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती तो सारी सरफेस से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोल से ही निकलती है और कहीं से नहीं निकलती, सभी जगह से निकल सकती है। ठीक है, आप एक ऐसा मत कंसीडर करो, हमने वो डिस्कस किया था कि यहाँ पर ऐसा बड़ा मैग्नेट है तो सिर्फ यहाँ से निकलेगी, नहीं, यहाँ से जो निकल रही है वो ऐसी है, आगे जाके जो निकलेगी वो थोड़ी टिल्ट होके निकलेगी। ठीक है, निकलती सब जगह से है। एक बात और है, सब जगह से निकलती मतलब कि होती जब जगह है, सदर्न हेमिस्फीयर में से बाहर निकलती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाके खत्म हो जाती है, अंदर चली जाती है, खत्म नहीं होती, अंदर चली जाती है, सॉरी। In which direction would a compass free to move in a vertical plane point to if located right on the geomagnetic north or south pole? क्या बात है, क्या क्वेश्चन किया है? वो वर्टिकल करेगी, ऐसे एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगी। ये मैंने नॉर्थ पोल दे दिया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली नीचे। ठीक है, और साउथ पोल, साउथ पोल में क्या होगा? तो ये मैग्नेटिक नीडल में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, कहाँ से? साउथ पोल। ये किधर की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ की। और ये किधर की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ की। समझ में आएगा? मतलब कि वर्टिकल एग्जैक्टली हो जाएगी। The Earth's field, it is claimed, roughly approximate the field due to the dipole of magnetic moment this located at its center. Check the order of magnitude of this number in some way. अच्छा, आप ट्राई करो ना, b इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2m/r³। ठीक है, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। Geologists claim that beside the main magnetic NS pole, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different directions. How such a thing possible? बच्चों, हमने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि करंट जब फ्लो हुआ तब मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक नीडल सिर्फ अर्थ के जियोमैग्नेटिक या साउथ पोल से नहीं डिफ्लेक्ट करती, वो तो अपने पास में थोड़ा सा अगर कोई ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो उससे भी डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो अर्थ पे तो ऐसे कई सारे प्लेसेस है जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, जिसमें हम क्या फेराइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आयरन ओर है, तो वहां पर पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, सो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स प्रेजेंट इन द अर्थ। ओके, हाँ, अभी 5.2 देखिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छी तरीके से देखना। 5.2 में आपको एक चीज बोल दूं कि 5.2 क्वेश्चंस ऐसे है कि जिसमें आंसर चेंज हो सकता है, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं
जो हमारे मतलब कि सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है। मतलब कि अगर आप हायर स्टडी करोगे जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है, तब जाके वहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5.2 में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर नोट भी लिखी है, एक्सरसाइज 5.2 इज मीन्ड मेनली टू अराउज योर क्यूरियोसिटी, आंसर टू सम क्वेश्चंस अबव आर टेंटेटिव और अननोन, अभी तक पता नहीं है। Brief answers wherever possible are given at the end. For details, you should consult a good text on geomagnetism. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है, जितना हो सकता है उतना मैं आंसर करने की ट्राई करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं भी ये गारंटी नहीं देता कि ये 100% सही होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो मैं थोड़ा इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ तो मुझे पता होगा, ठीक है। ट्राई करना ये आपका काम है। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर सब साइंटिस्ट लोगों ने इतना इतना फाइंड कर लिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। तो देखिए ये 5.2 क्वेश्चन आपके लिए है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेराइज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस, डज इट ऑल्सो चेंज विद टाइम? यस, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इफ सो, ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज अप्रिशिएबली? तो इसमें तो मिलियन ईयर्स ऐसा आप बोल सकते हैं, मिलियन ईयर्स। बच्चों, मैं एक चीज आपको बोलूं, क्या कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और दूसरा क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि अर्थ के अंदर कोर में मोल्टन आयन ऐसे 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 घूमता है, और जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अर्थ अपने आप में एक रोटेशन भी कर रही है ऐसे 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 ऐसे, और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि इसकी डायरेक्शन जो ऐसी है ना, वो ओरिएंटेशन ऐसे 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 हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये अर्थ के मतलब कि रिवॉल्यूशन टाइम और उस पर डिपेंड करेगा कितने टाइम में कितना एंगल चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट आंसर इज अ यस। एंड इन द मिलियन ईयर्स ऐसा भी देखा भी गया है कि अभी हम जो मान रहे हैं ना, अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब कि बहुत साल पहले वो नॉर्थ पोल नहीं था, वो साउथ पोल था, और साउथ पोल नॉर्थ पोल था। तो अभी के लिए जब तक हम जिएंगे तब तक तो कुछ चेंज इतना होने वाला नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि अभी जो नॉर्थ पोल है वो परमानेंटली है, ठीक है। द अर्थ कोर इज नोन टू हैव कंटेन आयन, yet geologists do not regard these as a source of earth magnetism. Why? अच्छा, जो मैंने अभी पहले में बोला था उसका उल्टा ही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया। मैंने क्या बोला कि मोल्टन आयरन है और वो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पर तो जियोलॉजिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि उससे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? बिकॉज वन लॉ इज रिमेन टू डिस्कस, क्यूरीज लॉ, सॉरी नॉट क्यूरीज लॉ, क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। इसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोला जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरो में पता है ना डोमेन्स होती है, और पैरा में तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडमनेस एक्वायर कर लेंगे। तो इसीलिए अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है अर्थ में जो है, लेकिन पैरा जनरेट नहीं कर सकता। एंड यू नो इन द कोर देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, सो दैट्स व्हाई जियोलॉजिस्ट क्लेम that that iron will not be no longer behave as a ferromagnetic, it will behave as a paramagnetic, and that's why it is not the source. Okay, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। The charge current in the outer conducting region of the Earth's core are thought to be responsible for Earth magnetism. What might be the battery that is source of energy to sustain this current? अच्छा, क्या हो सकता है, एक तो हम ये रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है, दूसरा हम रिवॉल्यूशन है उसको बोल सकते हैं, और एक रेडिएशन है बच्चों, अर्थ के अंदर रेडिएशन होता रहता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट होता रहता है, ठीक है। आप कभी भी फ्री हो, अगर फ्री हो तो एक मूवी है, साईफाई है, द कोर करके, ठीक है, उसको एक बार देखना, बहुत अच्छी मूवी है, अभी मत, ठीक है, वरना बोलोगे सर ने बोला चलो पहले इस लेक्चर
वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और मूवी देखेंगे। द अर्थ में हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अच्छा देखो, हमने बोला था ना, सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इन हिस्ट्री 4 to 5 मिलियन ईयर्स। हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट दिस अर्थ फील्ड इन द डिस्टेंट पास्ट। तो बच्चों, इसका मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म गेट recorded in rocks। अब कैसे रिकॉर्ड हुआ है वो नहीं पता, लेकिन आप ऐसा मान लो कि वो रॉक से रिकॉर्ड करके पता चला कि नहीं, पहले ऐसा मैग्नेटिज्म नहीं था, पहले उल्टी डायरेक्शन में था। ठीक है, वो कार्बन एजिंग नहीं करते तो उसमें भी मेथड होती है, रॉक में करते हैं तो इसमें भी ऐसी कुछ मेथड्स होंगी। ठीक है, अभी दूसरा, द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंशियली एट अ लार्ज डिस्टेंस ग्रेटर देन 30,000 किलोमीटर। व्हाट एजेंसी मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टोर्शन। हाँ तो सही बात है बच्चों की, वो डाइपोल की तरह हर बार बिहेव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि जो ये अर्थ है वहां पर अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि यही मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और यहाँ बहुत सारा डिपॉजिट अगर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यही डाइपोल है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखिए तो बिहेव करेगा नहीं। तो ये मतलब कि बच्चों ये नेचुरल थिंग है कि नेचुरल जो डिपॉजिट हो गई है पहले से, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, एग्जैक्टली डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर पाता। ओके, हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या है। Interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10 raised to minus 12 Tesla. Can such a weak field be of any significant consequence? हाँ, एक बात यह है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी लार्ज रेडियस में घूमते रहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। ठीक है, और लेकिन रेडियस बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? बहुत सिंपल है बच्चों, R इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। अगर बी कम है तो R तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन से वो सीधे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेडियस है इसीलिए। ओके, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। 5.3, a short bar magnet placed with its axis 30 degree, theta is equals to 30 degree, with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla। ओके, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस। आप बोलोगे सर टॉर्क का यूनिट जूल? हाँ, न्यूटन मीटर होता है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? तो बच्चों आपको लिखना होगा टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। क्या लिखना होगा? टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, जिसमें से आपको टाउ, बी और थीटा दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है? एम। समझ में आया कि नहीं? और अगर आप ये वैल्यू प्लेस कर लेते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.36 जूल पर टेस्ला। ठीक है, वैल्यू प्लेस करने का काम आपका। जब भी ऐसा इजी फॉर्मूला होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये 5.3 था। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस is placed in a uniform magnetic field. If the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable and its unstable equilibrium? And what is the potential energy of magnet in this case? तो बच्चों ये वही बात हो गई कैसी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, सोचो यहाँ पर साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर अगर मैग्नेट अपने आप को इस तरह अलाइन कर लेता है ताकि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट और ये सेम डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर सोचो कि ये नॉर्थ साउथ बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैग्नेट इस तरह हो जाए कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ हो, इसमें साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट उसके अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। तो बच्चों स्टेबल के लिए थीटा इज इक्वल्स टू है 0 डिग्री,
और अनस्टेबल के लिए थीटा इज इक्वल्स टू है 180 डिग्री। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये तो हमने एंगल के बारे में बात की। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बोल देता हूँ, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। जब भी कोई मैग्नेट बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में आए ना, तो इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप पहले थीटा इज इक्वल टू 0 प्लेस करके लिख लेना तो माइनस एम बी आएगी, और थीटा इज इक्वल टू 180 प्लेस करके देखना तो प्लस एम बी आएगी। और एम कितना है दिया है, और बी भी कितना है दिया है। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट। ओके, और आपकी जो u जो नेगेटिव वाली जो u इक्वल टू माइनस एम बी पहले केस में जो आएगी, वो मैं आपको बोल देता हूँ -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, ये U1 होगी, और जो थीटा इज इक्वल्स टू 180 के लिए आएगी वो एग्जैक्टली उससे प्लस होगी, प्लस U1 होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, तब तक आप 5.5 को रीड कीजिए। बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर आपने ये मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने ये एग्जाम्पल कर भी लिए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हमने वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके रिलेटेड जब भी मैं ऐसा डिस्कस करूँ ना बच्चों, तो आप जब भी एक्सरसाइज में ऐसे सब मिले तो उसको डिस्कस मतलब कि अपनी ओर से किया करो। हाईएस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट अपनी ओर से मिलता है। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग 90% और कितने भी मार्क्स आपको लाए आपको आए, ठीक है, तो उसमें मेरा रोल 20 to 25% है। ठीक है, बाकी सब आपका रोल है। अगर फेल हो गए तो भी आपका रोल है, अगर 100% मार्क्स आए तो भी आपका ही रोल है। ठीक है, ओके, ज्यादा बात नहीं करते, चलिए आगे। A closely wound solenoid of 800 ton. So what is this N? Okay, list बनाना शुरू कर दीजिए। The area of cross section, what is this A? Carries a current of 3 ampere. What is this I? Explain the sense in which solenoid act like a bar magnet. Okay, तो मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? What is its associated magnetic moment? ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, ये अगर कोयल है तो बार मैग्नेट अगर आपको इमेजिन करना है तो आधा बार मैग्नेट इधर इमेजिन कीजिए और आधा बार मैग्नेट इधर इमेजिन कीजिए। ठीक है, ताकि ये जो है पूरा बार मैग्नेट के इक्वेटर के ऊपर रहे। ठीक है, तो ये सेंस हो गया that all points of the solenoid should be on the equatorial plane of the bar magnet। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ऐसे, तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये सोलेनॉइड है। दिस इज अ solenoid and this is a bar magnet. Both are not existing at a time. Solenoid vanishes and become bar magnet like that. Okay, and if the magnetic field line is emerging and coming here like this, okay, then you can say this is a north pole and this is a south pole. And what will be the magnetic moment of this bar magnet, as we have discussed? NIA, mania, and you have all that three things. Okay. If the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction and a uniform magnetic field of 0.25 Tesla is applied. Okay, magnetic field is given. This is the external magnetic field. Okay. What is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the applied field? Okay, so you have a theta also. So what is the formula of torque? Recently we have written that formula. Torque is equals to mb sin theta. Already you have calculated m in exercise 5.5. Just replace m and b and theta is given in exercise 5.6. So easily you can solve this example 5.6. Okay, and if you put all those value, then answer of the 5.5, that magnetic moment, answer of the 5.5 will be 0.6 joule per Tesla. Okay, and answer of the 5.6 will be 7.5 into 10 raised to minus 2 joule. Okay, I have calculated these all examples, okay, already. ठीक है, तो मुझ पे भरोसा करके ये फॉर्मूला लगाओ और
आगे बढ़ो। जैसा कि मैंने बोला, पहले आप एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है, ट्राई भी कर सकते हो पॉज करके, ऐसा कुछ नहीं है, सब आप पे डिपेंड करता है। हर बार मैं ऐसा बोलता ही रहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। So we have calculated 5.5 as well as 5.6. So now let's forward towards 5.7. A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla. What is the magnetic moment? 1.5 joule per Tesla. Lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla. So what is the magnetic field? 0.22 Tesla. Sorry. Okay, and both are in the same direction. This is a B and this is a M, external magnetic field. Okay, now first A, what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction and opposite to the field direction? In the first, you have to change theta is equals to 0 degree to theta is equals to 90 degree. So what is the formula for the work? As we have discussed already, cos theta 1 minus cos theta 2. So you have a MB and theta 1 is 0 degree and theta 2 is 90 degree. Plus the value and you will get the answer. In the second case, theta 1 equal to 0 degree while theta 2 is equals to 180 degree, because it is given in the opposite direction. Okay, that's why. So again you have to apply same formula in A as well as in the B, and if you apply the formula, okay, that theta is, sorry, work is equals to MB cos theta 1 minus cos theta 2, and this is example 5.7. So answer of the A will be 0.33 joule, right? And answer of B will be double than that, 0.66 joule. Okay, is it clear to you? Answer of sorry, this is a only. Part 1, A part 1 and A part 2. What is the torque on a magnet in the cases 1 and 2? So simply apply the formula tau is equals to mb sine theta. First put theta 2 equal to 90 and then after theta 2 is equals to 180. In both the case you will get answer to be what you can say, that first like that, 90 degree, that's why mb sine theta, so that will be the maximum torque, and here it will be the zero torque. Okay, fine. So this is a 5.7. Okay, this is a 5.7, and let's go forward for the 5.8. I'm erasing this, and as you know, you have to read the example. Okay, 5.8 up to 25 we have to go. We have solved 7. Okay, so 18 more example to go. Okay, don't worry about that. Okay, all examples are easy. So 5.8, let's solve 5.8. A closely bound solenoid of 2000 ton, so n equals to 2000, and the area of cross section 1.6 a, 1.6 into 10 raised to minus 4 meter square, carrying a current of 4 ampere. What is the current? 4 ampere is suspended through its center, allowing it to turn in the horizontal plane. Okay, what is the magnetic moment associated with the solenoid? Magnetic moment, already we have written the formula, m is equals to nia, and your answer will be equals to 1.28 ampere meter square. Okay, पहले आपको try करना होगा. Next, this is a. Okay, and B. What is the force and torque on the solenoid if the uniform horizontal field of 7.5? So B is given 7.5 into 10 raised to minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid. So theta is also given 30 degree. Let me give some idea. This is the axis, okay, and magnetic field set up like this. At how much angle? 30 degree. Okay. So what is the ask? That what is the force as well as the torque? So let me tell you that force will be 0, as you know, uniform magnetic field, that's why. And torque, that formula you know very well, mb sine theta.
So mb sin theta, you have a m that already you have calculated in the A, and as well as b and theta that is provided in part B. Okay, so if you place the value, then answer will be 0.048 Newton meter. Okay, is it clear to you? Very simple sums. 5.9. So before calculating 5.9, I am erasing and you are reading. I am erasing and you are reading. Okay, fine. इससे क्या होता है, थोड़ा सा गैप मिल जाता है बीच में, आप फ्रेश रहते हो, थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं हो जाता, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहता है. ओके, सो लेट्स गो फॉर द 5.9. 5.8 we have done. A circular coil of 16 tons. So N is equals to 16. Radius 10 centimeter. So can I write 0.1 meter? Yes. Carrying a current of 0.75 ampere. What is the current? 0.75 ampere. Rests in a plane normal to the external field of magnitude 5 into 10 raised to minus 2 Tesla. Okay, so magnetic field is given, external magnetic field. The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about the stable equilibrium with a frequency f is equals to 2 per second. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? Oh, so we have to find out the moment of inertia. This is a current. This is moment of inertia. Okay, so how to find out that? Already we have derived the formula, but what formula that I don't know, so I will derive it. I alpha is equals to mb theta or something like that, yes or no? And minus mb theta was there because this is a Newton's second law that I remember. Okay, that we are disturbing it. I then after d square theta by dt square is equals to minus mb theta. See, remember only this one. Okay, and then after easily you can derive that I am saying that d square theta by dt square is equals to minus mb upon I theta. Let me tell you, this I is moment of inertia. So this is equals to omega square theta, right? And so omega is equals to under root mb upon I. And what is omega? 2 pi f is equals to under root mb upon I. And f, so we got the formula 2 1 upon 2 pi under root mb upon I. ओके, मेनी टाइम आई फॉरगॉट दिस फॉर्मूला. ओके, याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, स्पेशली मुझे याद नहीं था, टाइम पीरियड में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आई अपॉन एम बी था, एम बी अपॉन आई, इसीलिए मैं याद रखने की ट्राई भी नहीं करता. ठीक है, मैं डिराइव कर लेता हूँ हर बार. तो 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई, इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी है कि नहीं देखो, और एम और बी. अच्छा, एम नहीं है, एम नहीं है, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सो एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, इसमें आपके पास एन है, आपके पास आई है, एरिया नहीं है, तो इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर. तो अब आपके पास सब कुछ आ गया. ओके, सो यू हैव अ एम, you have a b is given c. Okay, and if you place the value, then easily you can calculate the value of I. First of all, square on both the side. Okay, and then easily you will get the answer. So which question was this? This is a 5.9, and your answer will be f is equals to I will write here frequency. Okay, answer will be 1.2. Sorry, not frequency that we have to calculate, sorry, we have to calculate moment of inertia. So moment of inertia will be equals to 1.2 into 10 raised to minus 4 kilogram meter square. Okay. Fine, so write it carefully. ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. ठीक है.
और अब जो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं बच्चों वो सारे इमेजिनेशन वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको इमेजिन करना होगा, जितना पॉसिबल हो सके मैं 3D में आपको इमेजिन करवाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि 100% आपको इमेजिनेशन आ भी जाए। ओके, 5 पॉइंट हमने कहाँ तक किया, 5.9 तक किया ना। 5.10 अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप 5.10 को रीड कीजिए अच्छी तरीके से। क्या दिया है 5.10 में, क्या आप लोगों ने रीड कर लिया? ओके, सो व्हाट इज गिवन? A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at a 22-degree with the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at a place is known to be 0.35 gauss. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at a place. अच्छा बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोचो पहले तो एक और ओह मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। आप खड़े हो ऐसे, मतलब कि ऐसा सोचो। ठीक है, एक प्लेन पे एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, और अपने हाथ में क्या लेके खड़ा है? मैग्नेटिक नीडल। अगर वो इक्वेटर पे होता तो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह होती, एग्जैक्टली सरफेस से पैरेलल। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सरफेस से पैरेलल नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में ही है, तो ये बात तो अच्छी है। ठीक है, has its north tip pointing down 22 degree with the horizontal। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह है। अगर वो इक्वेटर पे होता तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होती, लेकिन वो इक्वेटर पे नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसा है। तो ऐसे पॉइंट कर रही है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री? 22 डिग्री नीचे की ओर। कैसे? नीचे की ओर। तो इसका मतलब ये है, ये 22 डिग्री है, ये डीप है। ये क्या है? डीप, एंगल ऑफ डीप। ठीक है, एंगल ऑफ डीप कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है? 0.35 गॉस। 0.35 गॉस का मतलब है 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और हमें फाइंड क्या करना है? बी। वैसे तो एग्जाम्पल इज वेरी इजी, बी एच इज इक्वल्स टू बी कॉस फाइव। ऐसा डायरेक्टली अगर आप लगाओगे so directly you will get b is equals to what? bh upon cos फाइव। अब आपको cos 22 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, वो तो आपको टेबल में देख के मिलेगी। अभी मैं आपको बोल देता हूँ, ये होगी 0.9271। और b कितना होगा, सॉरी बी एच कितना होगा, तो वो तो दिया ही है आपको, 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो समझ में आया ना आपको? अच्छी तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डीप दिया है, तो दो चीज दी है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तरीके से, आपको एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है वो मिल जाएगा। बच्चों मुझे ऐसा बोलो ना, कहाँ कहाँ वो कहाँ होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में? देखो वो ऐसे पॉइंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। और ऐसा कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों, तो आपको आंसर मिलेगा 0.38 गॉस। कितना आंसर मिलने वाला है आपको? 0.38 गॉस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से ट्राई किया करो। अभी 5.11 मैं इसको इरेज करता हूँ, उससे पहले आप पहले तो पॉज करके लिख लेना। और अभी करेंगे 5.11। ठीक है, जब भी मैं ऐसा इरेज कर रहा हूँ, आपने अगर ऑलरेडी रीड कर लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर रीड नहीं किया है तो रीड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना सेव हो वैसे ही ट्राई करना।
I am trying my level best, and you also try your level best. Okay. At a certain location in Africa, a compass points 12 degree west of the geographic north. याद रखना, कंपास जो पॉइंट करेगा ना वो होगा डेक्लिनेशन. क्या होगा? डेक्लिनेशन. ठीक है. The north tip of the magnetic needle of a deep circle placed in a plane of a magnetic meridian points 60 degree above the horizontal. कितना डिग्री? 60 degree above the horizontal. The horizontal component of the Earth's field is measured to be 0.16 Gauss. कितना मिलता है? 0.16 Gauss. Specify the direction and magnitude of Earth's field at the location. ओह, कुछ समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? कुछ समझ में नहीं आया? देखना अच्छी तरीके से. आपको इमेजिनेशन करवाने की ट्राई तो मैं बिल्कुल करूंगा ही. ऐसा कंसीडर कीजिए ये प्लेन है. क्या है ये? प्लेन, जिस पर ये पर्सन फिर से खड़ा हो गया है और उसके हाथ में क्या है? मैग्नेटिक नीडल. ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक नीडल, जो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है. और कितने एंगल पे है? देखिए, 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि नीडल कुछ इस तरह है. ओके, कितने डिग्री? 60 डिग्री. तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा. इतना तो आपको समझ में आता है. ये क्या है? फाई. ठीक है, तो मतलब कि हमें इतना पता चल गया कि फाई इज इक्वल्स टू कितना है? 60 डिग्री. ठीक है, अभी दूसरा क्या दिया है कि डेक्लिनेशन कितना है? 12 डिग्री. तो बच्चों अब हम यहाँ साइड से नहीं देखेंगे, अब हम ऊपर से देखेंगे. ऊपर से क्या देखेंगे? देखिए, ऊपर से अगर ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ रियलिटी में, तो ये होगा रियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. रियल. ठीक है, लेकिन ये बंदा कहां पर है? जिस पॉइंट पर है वहां पर डेक्लिनेशन कितना दिखा रहा है? वो दिखा रहा है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ. तो ये तो वेस्ट है ना. ठीक है ना, ये अगर आप ईस्ट मानते हो, ये वेस्ट, तो यहाँ पर 12 डिग्री है. तो वो बंदा यहाँ खड़ा है और नीडल कुछ इस तरह है. ऊपर से तो हमें पूरी नीडल दिखेगी, हमें इमेजिनेशन नहीं आएगा कि कितनी ऊपर है. ठीक है, ये वाला नॉर्थ पार्ट है. इतना समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ये अगर बी एच होगा बच्चों, तो ये क्या होगा? ये होगा बी एच कॉस 12. ये क्या होगा? बी एच कॉस 12. समझ में आ रहा है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और ये तो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं. कहां से देख रहे हैं? टॉप व्यू से. और ये कैसा व्यू है? साइड व्यू. इतना ये जो पार्ट है ये नॉर्थ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड. और अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको, कहां से देखेंगे? ऊपर से, तो हमें इस तरह दिखाई देगा. ये जो मैंने दूसरी डायग्राम दी है ना, उस तरह. तो देखिए, अगर मैं ऐसा भी अगर आपको इमेजिनेशन करवाना चाहूं कि सही में वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, लेकिन ये बंदा जहां खड़ा है, ठीक है, तो ये जो डिक्लिनेशन आ गया. ठीक है, डिक्लिनेशन कितना आया? 12 डिग्री. कितना आया था देख लेता हूं. कौन सा एग्जांपल था? 5.11. हाँ, 12 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पर उस बंदे ने जब नीडल रखी तो नीडल कुछ इस तरह हो गई. ये 12 डिग्री प्लेन में है, इस प्लेन में इधर ही. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ोगे, कहाँ चढ़ोगे? ऊपर. तो ये जो आएगा
ये कितना होगा 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये 12 डिग्री है, ये अगर बी एच है तो ये क्या होगा बी एच कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। आपको हमें फाइंड क्या करना है, देखिए what we have to find out, specify the direction and magnitude of earth's field at the location। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अभी बच्चों ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बी होता, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होता, बी एच कोस थीटा होता। कौन सा, ये वाला। ठीक है, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ये बी है तो इसके साथ कितना डिग्री एंगल है 60 डिग्री, तो यहां पर बी cos 60 इज इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या है, cos 60 है, यहां पर मैं बोल देता हूं बी cos 60 इज इक्वल्स टू बी एच, कुछ दिया है उसने, horizontal component of the earth is measured to be 0.16 gauss। तो यहाँ पर हमें 0.16 रखना है, याद रखना गॉस में है, और cos कितना रखना है 22 डिग्री। तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.16 इंटू cos 22, 22 या 12, सॉरी 12, सॉरी बच्चों 12 डिवाइडेड बाय cos 60। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। आपको ये हॉरिजॉन्टल से इतना 12 डिग्री गए तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा बी एच कॉस थीटा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो यहां से कितना एंगल बना रहा है 60। ठीक है, ये तो ट्रू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये कैसा है डुप्लीकेट, मतलब कि इसका थोड़ा सा कंपोनेंट, इसका इफेक्ट इधर आ रहा है हॉरिजॉन्टल का। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो पूरा, मैंने ट्राई की है अपना जितना हो सके उतना। ठीक है, आपको इमेजिनेशन लाने की। ठीक है, आप एक बार फिर अपनी ओर से सोचना। तो यहाँ पर जो ये एग्जांपल था 5.11 एंड योर आंसर विल बी 0.32 गॉस। कितना होगा 0.32 गॉस, नियरली इतना तो आपका आंसर आ ही जाएगा, 100% आएगा। समझ में आया कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डायरेक्शन में होगा 60 डिग्री अपवर्ड। ठीक है, जो डीप दिखा रहा है वो, ये डायरेक्शन किसकी होगी मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल 60 डिग्री। ओके, टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट दैट प्लेस। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ये कौन सा एग्जाम्पल था 5.11। अब आगे बढ़ते हैं 5.12 में। ठीक है, ऐसे तो इसमें फॉर्मूला बहुत कम लगते हैं, फॉर्मूला मतलब कि कैलकुलेशन तो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन हमें इमेजिनेशन जो करना है ना वही मेन थिंग्स है। ठीक है, इमेजिनेशन अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, अभी टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए 5.12, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों ये क्या दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी एम। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। क्या बात है, ये मैग्नेट है, हमें ये फाइंड करना है और हमें ये फाइंड करना है। जानते हो ये क्या है, ये है बी एक्सियल और ये क्या है बी इक्वेटोरियल। बी एक्सियल का फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई। अच्छा, मुझे वो याद है 2kp/r³ डाइपोल का था ना, वैसा। तो 2 है तो 2 इधर लगा देता हूँ, ये k है तो k की जगह पर मैंने म्यू 0/4 पाई, और p तो ये वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन r³। तो r दिया हुआ है क्या, हाँ 10 सेंटीमीटर दिया है,
और बी एक्सियल है और बी इक्वेटोरियल, तो वो बी एक्सियल से हाफ होगा। कैसा होगा? हाफ। और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो ये बी एक्सियल उसी डायरेक्शन में होगा और बी इक्वेटोरियल उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मतलब कि ये अगर आप बोलते हो तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा और ये किसी डायरेक्शन में होगा? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके। और अगर मैं बी एक्सियल की कैलकुलेशन आपको बोलूँ तो इसका आंसर होगा 0.96 टेस्ला। तो इसका मतलब इसका हाफ ये होगा। ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप ट्राई कीजिए 5.30। आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड ही फाइंड करना था इसमें सिर्फ, बस। तो ऐसे जो इजी एग्जांपल्स होंगे इतने में उसमें मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा, ताकि आगे जो इमेजिनेशन वाले एग्जांपल्स आने वाले हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगे तो भी। क्या दिया है अच्छी तरीके से आप देखिए। ये हमने कौन सा कर दिया? 5.12 कर दिया ना। अब 5.13 करते हैं। अच्छी तरीके से रीड करो। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, किसने प्लेस किया है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप पहले पढ़ो, मैं ये इरेज कर देता हूँ। Okay. Axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at a 14 cm from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at a place is 0.36 Gauss and the angle of dip is 0. मतलब कि magnetic field exactly horizontal है. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as a null point? From the center of the magnet. At null point, field due to magnet is equal and opposite to the horizontal component of the Earth's magnetic field. याद है तो बच्चों, हमने ऐसा एग्जाम्पल पहले कर लिया है। अगले 2-3 वीडियो को आप देखिए, 6 वीडियो ही है, तो किसी एक वीडियो में हमने ऐसा कर लिया है। शायद लास्ट नहीं, उससे पहले वाला वीडियो है 5th नंबर का। क्या दिया है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, has its axis aligned along the magnetic north-south direction. ठीक है, and null points are found on the axis of magnet at a 14 cm. अच्छा, सोचो अगर ये साउथ पोल है और अगर ये नॉर्थ पोल है अर्थ के। ठीक है, अच्छी तरीके से सुनना। मैंने एक बार भले कह दिया है, मैं एक बार फिर से बोलने वाला हूँ। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी बच्चों, अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल से, वो इस डायरेक्शन में होगी। अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह होगी। ओके, सॉरी, वो इस तरह हो भी सकती है और इस तरह नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि हमें क्या दिया है देखिए, दैट नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस। हम वो जो मैंने ड्रॉ की थी, अगर हम उस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो नल पॉइंट हमें इक्वेटर पे मिलता। तो यहाँ पर मैं क्या इमेजिन करूंगा? नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ। तो इस तरह होगी। ऐसा क्यों होगा? आप जैसे ही डायरेक्शन देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको नल पॉइंट कहाँ पर मिलने वाला है बच्चों? एक्सिस पे। क्यों? देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो हम एक्सिस पर नल पॉइंट हमें मिला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और नल पॉइंट के लिए क्या इक्वेशन है? तो बी एक्सियल इज इक्वल्स टू बी अर्थ, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो। और बी एक्सियल का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया, क्या? म्यू 0/4 पाई 2m/r³ इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने किया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम।
और यहाँ पर हमें आर पता है तो हम एम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा सॉल्व करने को बोला नहीं है, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.36 गोस, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। तो बच्चों यहां पर हमें इस पॉइंट पर अभी देखिए यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएंगे कि नहीं, मतलब कि सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे कि नहीं। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा बी इक्वेटर का। जो बी इक्वेटर का होगा वो बी एक्सियल का आधा होगा, समझ में आ रहा है। और बी एक्सियल तो क्या है, बी एक्सियल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसका मतलब कि बी एक्सियल मतलब बी एच बाई टू। तो इसका मतलब कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी एच प्लस बी एच बाई टू, मतलब कि 3/2 बी एच। अब बी एच की वैल्यू आपको दी है ऑलरेडी, कितनी है 0.36 गोस। तो आप 3/2 और यहाँ पर 0.36 लगा सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से। तो अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.54 गोस, और कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको, ओके। If bar magnet in exercise 5.13 is turned around by 180 degree, where will be the new null point will be located? तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर हम इसको पूरा घुमा देते हैं तो नल पॉइंट इक्वेटर पे आएंगे। कहाँ पर आएंगे, इक्वेटर पे। और आपको अगर वो फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ जिसमें से 2 निकाल दो। क्या निकाल दो, 2, ठीक है। और m अपॉन आर क्यूब की पहले यहाँ से वैल्यू ले लो, उसको उस फॉर्मूला में रिप्लेस करना। तो m अपॉन आर क्यूब की वैल्यू नहीं, सॉरी m की वैल्यू, और उसमें तो r डैश आएगा, क्या आएगा, r डैश। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो, और उसका आंसर होगा 11.1 सेंटीमीटर। क्या होगा उसका आंसर, 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब 5.15 देखिए, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तब तक आप उसको रीड करने की ट्राई कीजिए। ट्राई नहीं, रीड तो करना आता ही होगा आपको, तो रीड कीजिए। कौन सा, 15। टेंशन मत लेना, अब 10 एग्जाम्पल ही बाकी, बोल 10 एग्जाम्पल, ऐसा प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। और अब जल्दी जल्दी हो भी जाने वाला है, इतना कुछ टेंशन मत लीजिए। क्या दिया है वो आप देखिए अच्छी तरीके से, ओके। सो अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी दी गई है, इज प्लेस्ड विथ इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन। At what distance from the center of the magnet? The resultant field is inclined at 45 degree with the earth's field A on the normal bisector and its axis. The magnitude of the Earth's field at a place is given as 0.42 Gauss, and ignore the length of the magnet in the comparison to the distances. अच्छा बच्चों, इमेजिनेशन कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो सोचो कि ये नॉर्थ है और ये है साउथ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरह होगी, होगी कि नहीं बोलो। आप ऊपर से नहीं देख रहे हो, आप साइड से देख रहे हो, ऐसा सोचना, ठीक है। आपने अर्थ पे ऐसा पोल रखा हुआ है। और दूसरी बात, अब मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। एक बार इमेजिनेशन करवा दूं बस, फिर तो मेरा काम हो गया। ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखना है। क्या देखना है बच्चों, हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी 45 डिग्री होनी चाहिए। क्या लिखा है देखिए, resultant field inclined at 45 degree with the earth field on the normal bisector and on axis। सबसे पहले तो दो अगर वेक्टर से उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, कैसा है, सेम,
तो रिजल्टेंट आंसर, और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आंसर यहाँ से 45 डिग्री आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो। तो ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो 45 डिग्री बनाएगा। और एक ये देखिए, इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जाहिर है 45 डिग्री आएगा। कब? ये देखिए, ये है इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल, ठीक है, और ये कौन सा है? बी एक्सियल। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना होगा? बी एक्सियल इक्वल टू बी इक्वेटोरियल कीजिए, सॉरी बी इक्वेटोरियल नहीं, सॉरी बी अर्थ कीजिए, बी अर्थ। तो बी एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? म्यू 0/4 पाई 2m/r³ और बी अर्थ तो आपको दिया है, तो इससे आपको आर मिल जाएगा। तो ये आर होगा एक्सिस पर, मतलब कि इस डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। सिर्फ आर की फाइंड करना है, रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना है। रिजल्टेंट तो हमने देखा ना, दैट इफ बोथ बिकम इक्वल द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर। और दूसरी बार आपको फिर से वही फॉर्मूले लगाने हैं जिसमें आपको बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू बी अर्थ करना है। तो बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई m/r³। उसमें हाफ नहीं कर देना है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और आएगा, और ये होगा बी अर्थ। तो यहाँ पर आपको आर डैश मिलेगा, तो क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आर डैश पर कितना होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से? हमें सिर्फ लोकेशन फाइंड करना है, और लोकेशन में हमें क्या पहले क्या पता चला कि उस लोकेशन पर अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, सॉरी 45 डिग्री पे आएगा। तो हमें यही तो पूछा है कि कौन से लोकेशन पर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, सॉरी 45 डिग्री पे होगा। तो इस लोकेशन पे होगा, इस लोकेशन पे 45 डिग्री पे होगा। तो ये लोकेशन अगर हमें फाइंड करना है तो इस लोकेशन पे हमें क्या पता है कि इक्वेटोरियल और बी अर्थ का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो हमने वही कर दिया। सेम टू सेम हमने किसने अप्लाई किया? हमने उसमें अगले एग्जांपल में, एक्सियल में, ठीक है, अगले केस में, सॉरी। तो अगर सारी वैल्यू रिप्लेस करते हो ना, तो आपको म्यू 0/4 पाई, तो अगर सारी वैल्यू रिप्लेस करते हो तो एक्सिस पर आपको आंसर मिलेगा 6.3 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा? 6.3। और इक्वेटर पे आपको आंसर मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके, इक्वेटर में आपको सेंटर से परपेंडिकुलर जाना होगा मैग्नेट से, और उसमें एक्सिस पर चलना होगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना बच्चों, आप वो भी सब लिख देना, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो जब कभी भी एग्जाम्पल देखने होंगे ऐसे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। कौन सा? 5.16। आप पहले इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, तब तक मैं ये सब साफ कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है? ये तो क्वेश्चन ही है, हमें सिर्फ यही मतलब कि आंसर करने हैं। समझ रहे हो आप? ओके, तो यहाँ पर हिसाब कर देता हूँ, ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दिया है देखिए, why does paramagnetic sample display greater magnetization for the sample magnetizing field when cooled? क्यों? Because thermal agitation gets stopped. Thermal agitation get stopped at lower temperature. थर्मल एजिटेशन, उसके पास हीट एनर्जी रहती है, तो ऐसे मतलब कि वाइब्रेट करते रहते हैं।
तो अलाइन नहीं हो पाते, लेकिन जब जैसे वाइब्रेशन थोड़ा सा कम होगा तो हो जाएगी। Why is diamagnetism in contrast almost independent of temperature? एक ही रीजन है बच्चों, because constituent do not have permanent dipole moment, permanent dipole moment। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अलाइन होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? टेम्परेचर के हिसाब से अगर पैरामैग्नेट है तो उसमें अगर टेम्परेचर के हिसाब से अलाइन एक साइड होने की ट्राई करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आए, लेकिन इसमें तो टेम्परेचर भी अगर आप कम कर दोगे तो भी जीरो का तो जीरो ही रहेगा। अगर आपको अलाइनमेंट लाना है तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है। सी, इफ अ टोरॉइड यूजेस अ बिस्मथ for its core, will the field in the core be greater or slightly less than the core when it is empty? ओके, लेस आएगा। क्यों? बिकॉज बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट विल अपोज। नाउ ई, the magnetic field lines are always nearly normal to the surface of ferromagnetic material at every point. Okay, this fact is analogous to the static electric field line being normal to the surface। हमने पढ़ा था ना कि कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने की जरूरत है क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है और ऐसा कुछ है, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप हायर स्टडी में देखोगे अगर मैग्नेटिज्म, तो आपको पता चल जाएगा तब। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। Would the maximum possible magnetization of the paramagnetic sample be of the same order of the magnitude as of the magnetization of ferromagnet? Yes। क्यों? क्योंकि सोचो कि इसमें जितने से मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल इसमें है, तो इसमें अगर सारे अलाइन हो जाए तो सेचुरेशन आ जाएगा, और इसमें भी सेचुरेशन कब आता है? जब सारे अलाइन हो जाते हैं तब। लेकिन एक बात और है कि हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए फेरोमैग्नेट का हम यूज़ करते हैं जिसमें अलाइन नियरली हो जाता है, लेकिन 100% तो उसमें भी नहीं होता। Answer the following question. Explain qualitatively on the basis of domain picture the irreversibility of the magnetization curve of the ferromagnet। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक बार जब हो गया तो उसमें थोड़ी सी हीट जनरेट ऑलरेडी हो जाएगी, इसीलिए आपने एक बार प्लॉट कर दिया ये मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, फिर दूसरी बार अगर आप प्लॉट करोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और एक दूसरी बात, पहले जो रैंडमनेस था, ठीक है, अगर आप ऐसा कॉपी करने की यहाँ ट्राई करोगे देन यू कैन नॉट। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि रैंडमनेस चेंज हो जाएगा। हाँ, रैंडम होगा, लेकिन पहले जो सोचो कि इस डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि रैंडम जब हो जाएगा तो वो डोमेन वही बन जाएगी और वही होगा। नहीं, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, लेकिन सबका कैंसिल होकर जीरो तो होगा, ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन हर बार ऐसी रैंडमनेस और ऐसी सिचुएशन आएगी ऐसी कंपलसरी नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हीट लॉस हो जाता है और अपने आप में थोड़ा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर लेता है, इसलिए। A system displaying a hysteresis loop such as ferromagnet is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. बच्चों, रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी में थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाता है ना, सेम। व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग, अच्छा देखिए, वो जो हमने रॉक वाली बात की थी, रॉक ने मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर लिया था बहुत साल पहले, वो स्टडी की थी, तो मे बी पॉसिबल ये रिटेंटिविटी वाला स्टोरिंग मेमोरी वाला हो सकता है। ठीक है, और जो ये मैग्नेटिक टेप्स और ये सब आते हैं ना रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, उसमें मैग्नेट क्यों यूज किया जाता है? फेरोमैग्नेटिक रिटेंटिविटी। समझ में आया? ओके। व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स? अच्छा देखो, वही क्वेश्चन आ गया। फॉर बिल्डिंग फेराइट, सॉरी, बिल्डिंग मेमोरी स्टोर्स इन द मॉडर्न कंप्यूटर। बच्चों, उसमें फेराइट्स यूज होते हैं। किसमें क्या यूज होते हैं? फेराइट्स। ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और मे बी पॉसिबल केमिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ो। A certain region of space is to be shielded from the magnetic field. Suggest a method. आसपास रिंग लगा दो, कंडक्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर की रिंग्स लगा दो, जिससे सारा मैग्नेटिक फील्ड उसमें चला जाएगा, तो आप शील्ड कर पाओगे। ठीक है, अभी 4.5.18 क्या दिया है?
A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 एम्पियर। अच्छा आप पढ़ो पहले, इमेजिनेशन इसमें लगेगा। लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। कितना करंट है? 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू द 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है साउथ। कहां से कहां? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 10 डिग्री साउथ। ओके, तो करंट ऐसे जा रहा है, क्या बात है। चलो गया। आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, इसको कहां से देख रहे हो? ऊपर से। फिर क्या दिया है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस 0.33 गॉस एंड एंगल ऑफ डीप इज 0। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और कितना है? 0.33 गॉस। लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ओह, लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ओके, and ignore the thickness of the cable. Neutral point magnetic field due to current carrying cable is equal to the magnetic field is equal and opposite to the horizontal component of the earth's magnetic field। बच्चों इसमें ऐसे जा रहा है, सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है 10 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ से कितना? 10 डिग्री वेस्ट, तो इसके तो ये भी 10 डिग्री ही था ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका? अर्थ का। अच्छा, तो इस वायर की वजह से जिसमें करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आएगा कि नहीं? हेलो, आप सोच रहे हो, कुछ समझ रहे हो? तो यहाँ पॉसिबल है वायर के नीचे या तो वायर के ऊपर, कैसे जाएगा? अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम सोचे, थोड़ा 3D में देखें, करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, कैसे होगा? ऐसे होगा, या तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहाँ से अगर आप टॉप से देखो तो करंट आ रहा है आपके पास, ये करंट है, मैंने डॉट ड्रॉ की ना, ये करंट आपके पास आ रहा है, तो थंब बाहर निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा। हेलो, ये मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये कहाँ पर होगे? तो ऐसा, ये है बी एच, तो ये पॉइंट वायर के नीचे होगा, मतलब कि बिलो द वायर, और ये अबव द वायर। तो कहां पर नल पॉइंट पॉसिबल है? यहां पर देखिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, सो व्हाट इज द आंसर? अबव द वायर। पहले तो अबव द वायर। अभी कितने डिस्टेंस पे? तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाने चाहिए। नाउ यू शुड नो what is the magnetic field formula because of wire. It is nothing but mu 0 I upon 2 pi r, and equate it with the 0.33 Gauss. You have a current and easily you will get the r. Okay, so that is the above the wire। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा था। अगर आपको एग्जाम में करंट ऐसे दिया जाए, ऐसे अपोजिट, तो बिलो द वायर आएगा, ठीक है, आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर ऑप्शन दिए है बिलो द वायर, अबव द वायर, तो इसका मतलब थोड़ा सा भी गलती किया, मार्क्स गायब। अबव हो या बिलो, मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से किया तो आएंगे ही आएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? A telephone cable at a place has a 4 long straight horizontal wire carrying a current of 1 ampere। अच्छा, इसका जो आंसर है 5.18 का, वो डिस्टेंस अबव द वायर तो होगा और 1.5 सेंटीमीटर पे होगा। कितने सेंटीमीटर पे होगा? 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। 5.19 देखो, अ टेलीफोन केबल एट अ प्लेस हैज अ 4 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ईस्ट होता है, ठीक है, और ये वेस्ट, तो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। The Earth's magnetic field at a place is a 0.39 गॉस। अच्छा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 0.39 गॉस एंड द एंगल ऑफ डीप इज अ 35 डिग्री। क्या बात है, फाइव कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नियरली जीरो, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। अगर डेक्लिनेशन दिया है तो उसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ठीक है, डुप्लीकेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कहने का मतलब ये। What are the resultant magnetic field at a point 4 centimeter below the cable? 4 centimeter below the cable. ओके, देखो यहाँ से ये से जा रहा है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बिलो द केबल, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सोचिए कि आप सामने से देख रहे हैं, पहले तो मुझे ये बोलिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा कि नहीं। डायरेक्टली अगर आपको पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं साइड में से, तो इसका मतलब ये है कि करंट हमारी ओर आ रहा है, करंट कहाँ आ रहा है, हमारी ओर, और इसके ये जो करंट है, ठीक है, ये करंट हमारी ओर आ रहा है और इसके 4 सेंटीमीटर बिलो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया है, 35 डिग्री, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दिया है, ठीक है। याद रखना, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है बी cos फाइव। क्या है, बी cos फाइव, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एच अपॉन कोस फाइव। तो पहले तो आपको बी फाइंड करना होगा, बी एच अपॉन कोस फाइव करके, याद आ रहा है अच्छी तरीके से आपको, ओके। तो बी ये फाइंड कर लिया, ये है बी वायर, सोचो इसका मैं नाम देता हूँ बी वन। हाँ, बी वायर भी फाइंड करना होगा, कैसे, म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, और यहाँ पर आई की जगह पर 4 एम्पियर पुट करना, क्यों, क्योंकि क्या दिया है, 4 वायर्स दिए हैं, लॉन्ग, 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एम्पियर पुट करना, तो यहाँ पर आपको बी वन मिल जाएगा, और बी अर्थ आपको कहाँ से मिलेगा, ये से, बी एच अपॉन कोस फाइव, ये हो गया आपका बी टू। तो ये हो गया हमारा बी टू। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है, तो अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस कितना एंगल है, 35 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आएगा, जैसे मतलब कि आपको अच्छी तरीके से इमेजिनेशन करना होगा, अच्छी तरीके से इमेजिनेशन कर पाओ तो इजीली ऐसे एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, ओके। तो आपको ये जो एंगल मिलेगा वो वो अबोव द केबल कितना होगा, अच्छी तरीके से आप देखो तो 23 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा, 23 डिग्री मिलेगा, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, और नेट एक मैग्नेटिक फील्ड आप ऐड कर सकते हो किस तरीके से, ये जो हमने दिया उस तरीके से, समझ में आया ना आपको। अच्छा, अभी देखते हैं 5.20, ठीक है बच्चों, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन प्लीज पेशेंस रखो, थोड़ा सा है, 6 एग्जाम्पल ही अभी बाकी है, उसमें से हमने 2 तो ऑलरेडी कर दिए हैं, तो मतलब कि 3 एग्जाम्पल शेष है, कितने एग्जाम्पल, 3। और अब जो एग्जाम्पल आ रहा है उसको आप पढ़ो, कौन सा है ये, 5.21, 21 की 20, 20 सॉरी, a compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 tons and a radius 12 centimeter. The coil is in the vertical plane
making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. When the current in the coil is of 0.35 ampere, needle point west to east. ओह क्या मुसीबत है, चलिए करते हैं ट्राई। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, अगर कुछ अगर कोयल नहीं होती तो वो जो है मैग्नेटिक नीडल, ये जो अगर यहाँ से वेस्ट से ईस्ट पॉइंट कर रही है, ऐसा पॉइंट नहीं करती, वो डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ मतलब कि इस तरह पॉइंट करती, इस तरह। ठीक है, लेकिन पॉइंट इस तरह नहीं कर रही है, ऐसा क्यों है? तो देखिए क्या लगाया है, फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, हम ऊपर से देख रहे हैं पहले तो, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टन्स। अच्छा, ये n इक्वल टू 30 दिया है, फिर क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, चलिए रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। द कॉइल इज इन अ वर्टिकल प्लेन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा चलो एक ऐसा सोचते हैं कि कॉइल ऐसे नहीं है, कॉइल थोड़ी सी ऐसे है। ओके, फिर क्या है, सोचो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। किसका मैग्नेटिक फील्ड है? अर्थ का। तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? पहले कॉइल में करंट नहीं था, तो इसीलिए अच्छी तरीके से देखना है, वो पॉइंट ऐसे कर रही थी, कौन? नीडल। लेकिन देखो अर्थ का ये सॉरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में आ सकता है या तो इस डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी इमेजिनेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसकी वजह से बात कर रहा हूं मैं? कॉइल। तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो इधर पॉइंट करनी चाहिए, लेकिन उधर पॉइंट कर नहीं रही है, उधर पॉइंट नहीं कर रही है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी कॉइल, इसको इमेजिन नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, अगर इधर होता तो मे बी पॉसिबल कि इसके दो कंपोनेंट हम करते और ये वाला कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर देता और नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता। लेकिन ये कहां से कहां पॉइंट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करें? तो हम कोयल को किसी अलग तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। कैसे तरीके से? आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आया ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड की ओर वो पॉइंट करती है, कौन पॉइंट करता है? कोई। तो पहले तो मैं ये नॉर्थ साउथ अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, अच्छी तरीके से सुनना बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैं ऐसे ही रखता हूं। अगर मैं कोयल को ऐसे रखूं तो ये कितने डिग्री पे है? 45। और यहाँ पर जो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता ही है ना, सेंटर पे ऐसे आता है, सेंटर से बाहर। तो ये हो गया हमारा बी कोयल। ठीक है, ये बी कोयल हो गया, तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये एंगल कितना है? 45। तो ये हो गया बी कोयल कोस 45 और ये हो गया बी कोयल साइन 45। हाँ, अगर ये बी कोयल साइन 45 जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ कोयल के अंदर करंट फ्लो होने से, बी एच को अगर कैंसिल कर देता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और नीडल इसी तरह पॉइंट करेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, हमें फाइंड क्या करना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड एट लोकेशन। तो कोई बात नहीं, चलिए बी कोयल साइन 45 इज इक्वल्स टू बी एच। ठीक है, आप वो सब लिख देना। इफ द coil is oriented like this, then because it is pointing from west to east, we can say that the magnetic field in perpendicular to the west to east get cancelled, and it is possible only when BC sin 45 equal to BH। ओके, और आपको ये ड्रॉ करना होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कोयल क्या होता है? म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2। तो इससे आपको क्या मिलेगा? बी एच।
समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। एंड म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, नंबर ऑफ टर्न भी दिए है, सॉरी, तो म्यू जीरो एन है, तो इससे आप बी एच इजिली फाइंड कर सकते हो। ये हमारा पार्ट हो गया ए। अब बी क्या दिया है, तो कोयल, the current in the coil is the reverse and it is rotated about the vertical axis by angle of 90 degree in anti-clockwise sense. Looking from the above, predict the direction of the needle, take the magnetic declination at the place। क्या मुसीबत है ये। अब इस कोयल को में क्या करना है बच्चों, 90 डिग्री रोटेट करवाना है, ठीक है। कैसा करवाना है, 90 डिग्री। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। 90 डिग्री अगर रोटेट करवाएंगे तो जैसा पहले था वैसा। लेकिन अगर करंट करंट भी हमने चेंज कर दिया बच्चों, ऐसा दिखा है। करंट अगर वही होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता, आता कि नहीं। लेकिन करंट इस डायरेक्शन में नहीं है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आता है, और ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कोइल के हम दो कंपोनेंट करके कर सकते हैं ना। और एंगल तो 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो मिलेगा ये तो बी सी साइन 45 ही मिलेगा, और ये मिलेगा बी सी कोस 45। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल एंड टेक द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो अब वो डायरेक्शन जो पहले वेस्ट टू ईस्ट था ना, अब वो हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। और ये सब वैल्यू रिप्लेस करके आपको ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पहले में, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 0.39 गोस। कितना होगा, 0.39 गोस, ठीक है। बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इतने एग्जाम्पल्स ही है, अच्छी तरीके से आप देखिए। कौन सा, पहले 5.21 देखते हैं। द मैग्नेटिक नीडल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड। कितने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, दो, ठीक है। पहले पढ़िए आप, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है बच्चों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन प्लीज़ आप सब्र रखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज अगर हमने सॉल्व कर दी तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में B1 यहाँ रखता हूँ और दूसरा B2 यहाँ रखता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल ऑफ डायपोल इज अंडर इन्फ्लुएंस अंडर टू मैग्नेटिक फील्ड। द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शंस इज 60 डिग्री। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, ठीक है। एंड वन ऑफ द फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 into 10⁻⁻1 टेस्ला। चलो इसको ही सोच लेते हैं, कितना, 1.2 into 10⁻⁻1 टेस्ला। If the dipole comes in stable equilibrium at angle of 15 degree with this field। अच्छा, डायपोल यहाँ पर स्टेबल आता है कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड। तो एक देखिए, बी नेट, अच्छा बी नेट तो कैसे मिलेगा, बी नेट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये रिजल्टेंट का आंसर मिला ना, तो आपको पता होगा कि आपको tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, हमने वेक्टर में किया था। तो इसको मैं ले लेता हूँ B2 और इसको मैं ले लेता हूँ B1। अभी अल्फा इज इक्वल्स टू आप 15 डिग्री रिप्लेस करो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आप 60 डिग्री रिप्लेस करो। अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, 15 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और B1 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो आपको B2 इजीली मिल जाएगा। दूसरा एक और है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में, तो ये हो गया B1 साइन 15 डिग्री, और ये हो गया, ये 60 है तो ये हो गया इतना 45, तो ये हो गया B2 cos 45। हो गया कि नहीं। इसको x एक्सिस सोचिए, इसको y, तो x एक्सिस के ऊपर ये कितना होगा, 45 होगा।
तो ये भी 45 होगा। समझ में आया? ये वाई एक्सिस के नीचे कितना होगा? 15 डिग्री। तो यहाँ 15 है तो इसको फिर b1 sin 15 इज इक्वल टू b2 cos 45 कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको जो आंसर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो आंसर होगा 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। कितना होगा? 4.4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, अभी 5.22 करते हैं। क्या दिया है पहले आप उसको रीड कीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दो ही एग्जांपल हमें करने हैं, एक तो 5.22 और दूसरा है 5.24। ठीक है, 5.24 में तो जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा एंड यू विल गेट द आंसर। b इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एन आई लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, डायरेक्टली पता चल गया मुझे, ये बहुत इजी हो गया। 5.24 5.21 तो हो गया हमारा। 5.22 देखिए, a monoenergetic 18 kilo electron volt electron beam initially in the horizontal direction, ऐसे जा रहे थे, subjected to the horizontal magnetic field 0.04 goes normal to the initial direction। horizontal magnetic field मतलब ऐसा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। estimate the up or down deflection of the beam over a distance of 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स का बीम है और ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहले रेडियस इज इक्वल्स टू क्या होगा? mv/qb। ठीक है, और उसका यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दी है, इसलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? √2m/qv, वोल्टेज दिया है इसीलिए, अपॉन क्यूबी, तो इससे आपको रेडियस मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी आपको? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जो मिलने वाली है आपको, ये जो रेडियस है वो आपको मिलने वाली है 11.3 मीटर। कितनी मिलने वाली है? 11.3 मीटर। अब अगर ऊपर से देखें तो ये रेडियस कितनी होगी? ये 11.3 मीटर। यहाँ से हमें देखना सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक का है। ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिखे इसलिए मैं बड़ा ले रहा हूँ। कितना देखना हमें? 30 सेंटीमीटर तक का। तो 30 सेंटीमीटर तक वो कितना नीचे गया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों, ये क्या होगा? ये आर होगा कि नहीं? आर मतलब कि ये रेडियस, स्मॉल आर दिख देता हूँ, तो हमें इतना फाइंड करना है। समझ में आया? ये अगर आर होगा, ठीक है, सोचो कि ये थीटा है, तो ये कितना होगा? आर कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? और ये पूरा तो r होने वाला है ये, तो y इज इक्वल टू r माइनस आर कोस थीटा, मतलब कि r इंटू 1 माइनस कोस थीटा होगा। ठीक है, हमारे पास r है, हमारे पास थीटा नहीं है, बट डोंट वरी, वी हैव दिस। ये 30 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये 0.3 और रेडियस हमें यहाँ से मिली, तो साइन थीटा करके आप वो वैल्यू ले लो। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 11.3। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करो, आपको क्या मिल जाएगा? y। ओके, अब 5.24 देखते हैं। रोलैंड रिंग ऑफ मीन रेडियस, दिस इज द r एंड 3500 टन, ये n। द रिंग बाउंड ओवर द फेरोमैग्नेटिक कोर, ये बच्चों हिस्टैरिसीस लूप के एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर दी है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर फॉर द मैग्नेटाइजिंग करंट 1.2? तो आर, तो B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर एन आई लगाइए, म्यू जीरो म्यू आर एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, और नंबर ऑफ टर्न भी दिए है आपको और रेडियस भी दी है। ठीक है, और ये सारी वैल्यू अगर आप लगाते हो तो आपको आंसर मिलेगा 4.48 टेस्ला। तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया मैग्नेटिज्म एंड मैटर विद इन अ वीक, 7 लेक्चर्स। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? और ये एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से आप सॉल्व करने की ट्राई करना। और ठीक है, और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।